हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के दिसंबर 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इससे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और आने वाले एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर कर पाते हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 28 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चंस इस क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आने वाली क्लासेस में बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि है हिस्ट्री से, इसमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको पहचानना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट दी हुई है, अशोक पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। तो ये बात बिल्कुल सही थी। देखो, पहले पांडुलिपियों पर संदेश लिखे जाते थे क्योंकि पांडुलिपियां जो है समय के साथ नष्ट हो जाती थी। तो अशोक ने क्या किया, पहला ये ऐसा रूलर था जिसने कि इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। इंस्क्रिप्शन लिखवाता था अशोक कठोर सतहों पर, जिससे कि जो आने वाली काफ़ी पीढ़ियां हैं उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ सके। तो आज भी अगर आप देखें तो वो इंस्क्रिप्शंस एज इट इज़ हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि पत्थरों पर अगर लिखी जाती है कोई चीज़ तो पत्थर तो नष्ट होता ही नहीं है, लेकिन जो पांडुलिपियाँ होती थी वो समय के साथ नष्ट हो जाती थी। तो अशोक ही एक ऐसा ये पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश लोगों तक पहुंचाए। तो शिलालेखों के माध्यम से इजी भी रहा लोगों तक संदेश पहुंचाना, और दूसरा जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन तक भी संदेश पहुंचने में मदद मिली। दूसरा है, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। देखो, प्राकृत भाषा थी शिलालेखों की, और लिपि क्या थी, लिपि थी ब्राह्मी। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है आपको। वर्ड्स दिए हुए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनका मीनिंग दिया हुआ, तो वर्ड के सही मीनिंग से आपको इनको मैच करना है। अगर हम सही उत्तर की बात करें तो वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के हिसाब से अगर हम इनको मैच करते हैं तो ये हो जाएगा, ए को हम मिला देंगे दूसरे से, यानी स्तूप जो होते हैं एक तरह से टीले के रूप में होते हैं। और बात करें बी की तो बी को मिलाएंगे हम तीसरे से, यानी कि जो मंडप हैं एक तरह से हॉल के आकार के होते हैं, और शिखर जो है, शिखर एक टावर की तरह है। अब इनको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तीनों की मैंने तस्वीर लगा दी है। जो स्तूप हैं कुछ इस तरह के होते हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं टीले के आकार में एक तरह से होते हैं। और बात करें मंडप की तो मंडप आप देख रहे हैं कुछ हॉल की तरह स्ट्रक्चर है मंडप का। और शिखर की बात करें तो एक तरह से ये क्या है, टावर की तरह है। इनकी लंबाई भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे भी होते हैं शिखर जो होते हैं। तो इनकी पिक्चर को ध्यान में रखना। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को अगर आप डायग्राम्स के थ्रू पढ़ेंगे तो वो कुछ चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, और आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ लिया जाए वो आप आंसर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिससे कि आपका साथ साथ जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता चले और कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 18वीं शताब्दी में दिल्ली से मुगल कलाकार के प्रवास के बाद चित्रकला की एक नई शैली के उद्भव पर एक परियोजना की योजना बना रहे हैं। तो आप विद्यार्थियों से निम्न के बारे में पता लगाने के लिए कह रहे होंगे। तो ये बेसिकली पूछा गया है कि जब 18वीं शताब्दी में दिल्ली में जो शासन था उसमें मुगल कलाकार जो है वहाँ से मतलब प्रवास कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे। तो चित्रकला की एक नई शैली उभर कर आई थी। तो वो कौन सी शैली थी उसके बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो मुगल चित्रकार जब वहाँ से माइग्रेट हो गए थे तो उसके बाद एक नई शैली का जन्म हुआ जो कि थी कांगड़ा पेंटिंग। तो इसको अगर हम देखें थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं तो ये कुछ इस तरह की होती है। डायग्राम यहाँ पर मैंने लगा दिया है। कांगड़ा पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। और बात करें, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था दिल्ली पर 1739 ईस्वी में। तो इसने दिल्ली पर विजय पा ली थी। तो हुआ क्या, जब मुगल कलाकार वो पहाड़ियों की ओर चले गए, पर्वतों की ओर चले गए, क्योंकि पहाड़ियों की तरफ छिपना ज़्यादा आसान रहा,
क्योंकि जो मैदान थे, मैदान में तो छुपना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर तो ये पकड़ में आ जाते, तो ये पहाड़ियों की ओर चले गए मुगल कलाकार। तो एक तरह से क्या, इन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया। तो इसके बाद हुआ क्या कि चित्रकला का कांगड़ा स्कूल की स्थापना हुई। चित्रकला के कांगड़ा स्कूल की स्थापना हुई, और स्कूल मतलब एक तरह से ये चित्रकला शैली जो होती है उसी को कहा जाता है। तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक, 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक ऐसी शैली विकसित कर ली जिसने लघु चित्रकला में एक नई जान डाल दी। तो मैंने आपको शताब्दी बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं शताब्दी। जैसे मान लो ये 1700 है, तो इसके बाद हमारी ये जो काउंट होगी ना, इसके बाद के जो भी 1-2 साल इसमें हम ऐड करते जाएंगे, मानो 1701, 1702, तो ये हमारी 18वीं शताब्दी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी में काउंट होगा, ना कि 17 है। 17 देखकर 17वीं शताब्दी में समझना इसको, ये 17वीं शताब्दी नहीं, बल्कि अब ये यहाँ से 18वीं शताब्दी हो जाती है स्टार्ट। अगर हम 1701 कहते हैं तो हम ये क्या बात कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। वैसे तो मैंने पहले भी समझा दिया था, लेकिन इसमें भी बता देती हूँ। तो एक नंबर आगे रखना, क्योंकि देखो 1700 तक तो 17वीं शताब्दी कंप्लीट हो गई ना हमारी, बिल्कुल पूरे 100 नंबर हो गए, तो 17वीं शताब्दी कंप्लीट। तो इसके बाद तो 18वीं शताब्दी स्टार्ट होगी ना। तो इसीलिए 18वीं शताब्दी के मध्य तक कहने का मतलब है कि 1750 के आसपास आप मान सकते हैं। तो यहाँ तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक ऐसी शैली विकसित कर दी थी जिसने लघु चित्रकला में एक नई जान डाल दी। तो लघु चित्रकला में और एक तरह से क्या हो गया, उबार आ गया जब कांगड़ा शैली का विकास हुआ। तो ठंडे नीले और हरे रंग सहित नरम रंग और विषयों के काव्यात्मक निरूपण ने कांगड़ा चित्रकला को प्रतिष्ठित किया। और साधारण महिलाएं जो थीं या पुरुष जो थे, इन्होंने भी बर्तनों पर, दीवारों पर, फर्शों पर और कपड़ों पर ये चित्रकारी करी। तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ आर्क्स इन आर्क्वेट आर्किटेक्चर वाज टू। चापाकार या फिर हम बात करें धनुषाकार, धनुषाकार तो आप समझ सकते हैं, धनुष के जो आकार की। वास्तुकला में मेहराब की भूमिका क्या थी। देखो वैसे तो यहाँ पर चापाकार दिया हुआ था, लेकिन मैंने धनुषाकार इसलिए लिखा जिससे कि आप समझ सकें, क्योंकि चापाकार का मतलब कोई समझ ही नहीं पाता है। चापाकार मतलब धनुषाकार, जो धनुष के आकार की होती है वास्तुकला। अभी देखते हैं हम आगे, डायग्राम भी मैंने लिया है। वास्तुकला में मेहराब की क्या भूमिका थी। मेहराब के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, जो कि मुगल आर्किटेक्चर में आपको मिलेगा। तो ये इसको क्यों यूज़ करते थे, मतलब मेहराब की क्या भूमिका थी, मेहराब क्यों बनाया जाता था, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली सी। तो इसका मेन मकसद क्या होता था मेहराब बनाने का, ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। जो ऊपरी ढांचा होता था किसी भी इमारत का, तो मेहराब उसमें इसलिए बनाया जाता था कि मेहराब के ऊपर जो है ये इसका भार जो है वो टिका रहे, और जो इमारत है उसका भार ये सह सके। तो मेहराब इसलिए बनाया जाता था। अब देख लेते हैं, देखो मेहराब होता कैसे है। धनुषाकार मतलब देखो धनुष के आकार का दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है ना धनुष, ये स्ट्रक्चर। तो ये जो मेहराब बनाए जाते थे ये इसलिए बनाए जाते थे जिससे कि ये क्या हो, ऊपर की जो इमारत है उसका भार सहन कर सके। तो ये डबल स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे ना, एक तो सिंगल दीवार हो गई और एक ये ऊपर से फिर ये मेहराब बना दिया। तो इसका मकसद क्या था कि जिससे कि ये भार वहन कर सके, भार सह सके इमारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है तवारीख से। कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी ऑन तवारीख, चूज द करेक्ट आंसर। तवारीख पर दिए गए कथनों ए बी और सी पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। देखो तवारीख की मैं बात करूं तो तवारीख से मतलब हर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि मैंने खुद से देखा है, बहुत बार इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसके सारे पॉइंट्स देख लेना। अभी मैं इससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स कराऊंगी भी, तो उनको आप अच्छे से समझ लेना, जिससे कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। तो इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 3 और करेक्ट हमें चुनना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। बी और सी आर करेक्ट एंड ए इज़ इनकरेक्ट। तो बी और सी जो हैं ये स्टेटमेंट हो जाएंगी बिल्कुल सही और ये हो जाएगी गलत। तो देखो ये गलत क्यों है, क्योंकि गांव में नहीं रहते थे, तवारीख के लेखक गांव में नहीं रहते थे, शहरों में रहते थे। अभी आगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और उन्होंने पुरस्कार के लिए सुल्तान के लिए अपना इतिहास लिखा। जो वो इतिहास लिखते थे ना, सुल्तानों का लिखें या अपने राज्य का लिखें, तो वो सुल्तान से इनाम पाने के लिए करते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है।
क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो इनाम पाने के लिए कुछ काम करते हैं। तो ये त्वारिख के लेखकों के बारे में भी ये बात सही है कि वो पुरस्कार पाने के लिए करते थे। तीसरा है कि इन लेखकों ने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता पर नियमों की सलाह दी। मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है वो किस तरह से बनाए रखने चाहिए, उसके लिए क्या नियम होने चाहिए, इन पर इन्होंने सलाह दी थी। तो बी और सी सही है, पहला इसमें गलत हो जाएगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, इतिहास के कई स्रोत थे, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे। हिस्ट्री की क्लासेस फिर से कंटिन्यू करने वाली हूँ मैं। उसमें सेकंड चैप्टर अभी इनकम्प्लीट है, सेकंड चैप्टर करेंगे। कल या परसों से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फिर से। तो उसमें हिस्ट्री हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में करेंगे और हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि वो टॉपिक, वो चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हिस्ट्री की क्लासेस जरूर अटेंड करिएगा। तो हिस्ट्री के कई सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि हम कहें शिलालेख, इंस्क्रिप्शन है, और कॉइन्स हैं यानी सिक्के हैं, और आर्किटेक्चर है। मुगल आर्किटेक्चर आपने देखा ही है, जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया। इससे भी हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। तो महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक, अगर स्रोत की हम बात करें तो वो है त्वारिख या फिर तारीख। देखो, इसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी हिंदी में नहीं, सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो तारीख कहा जाता है, और अगर प्लूरल फॉर्म की बात करें तो प्लूरल में कहा जाता है इसको तवारीख। तो तवारीख से ज़्यादा समझते हैं इसको, क्योंकि तारीख तो हम डेट को भी कहते हैं। तो ये फारसी में लिखी गई थी, और ये लिखी गई थी दिल्ली के सुल्तानों के अधीन जो प्रशासन की भाषा थी। मतलब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासन की भाषा कौन सी थी, तो ये थी पर्शियन या फिर फारसी। और इसी भाषा में लिखे गए थे क्या, त्वारिख भी लिखी गई थी। त्वारिख है क्या, तो देखो त्वारिख जो है ये विद्वान पुरुषों के द्वारा लिखी जाती थी, जैसे कि सेक्रेटरीज हो गए, सचिव हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते थे, प्रशासक जो होते थे, प्रशासन का जो कामकाज संभालते थे, कवि होते थे जो, या फिर दरबारी होते थे, ये सभी होते थे तवारीख के लेखक। और जिन्होंने घटनाओं का वर्णन किया, जैसे कि जो उस टाइम की घटनाएं होती थी, किसी भी राजा के टाइम की घटनाएं होती थी, और शासकों को शासन पर सलाह भी दी इन्होंने, और न्यायपूर्ण शासन के महत्व पर भी इन्होंने बल दिया। तो इसमें कई सारी चीज़ें ये इस तरह की आपको देखने को मिलती हैं त्वारिख के अंदर। और त्वारिख के बारे में कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे त्वारिख और उनके लेखकों के संबंध में कुछ ये बातें हमें ध्यान रखनी है, और देखो इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी देखो कुछ हमारी स्टेटमेंट में से ही क्वेश्चन इसमें शामिल भी है। त्वारिख के लेखक शहरों में रहते थे, और वहाँ पर क्या दिया था कि गाँव में रहते थे। तो गाँव में रहते थे, ये ऐसा कहा गया है कि शायद ही कभी गाँव में रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि वो शहरों में ही रहते थे, गाँव में रहने का कोई प्रमाण मिलता नहीं है। और वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए समृद्ध पुरस्कारों की आशा में लिखते थे। वो हमेशा मतलब इस उम्मीद में ही हिस्ट्री लिखते थे या कोई घटना लिखते थे जिससे कि उनको रिवॉर्ड मिलेगा उसके बदले में। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट में था। और इन लेखकों ने शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधार पर एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता पर सलाह दी। देखो ये वाला भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो बुक है ना आपकी एनसीईआरटी, उसमें से एज इट इज़ स्टेटमेंट्स उठा करके दे दी जाती हैं, तो आपको फिर भी टफ लगता है क्योंकि आपने बुक पढ़ी नहीं होती है। तो ये मैंने बुक से एज इट इज़ पॉइंट उठाए हैं, और एज इट इज़ आपके क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं। तो ये जो है यहाँ पर बात सही है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उन्होंने सलाह दी थी, लेकिन उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ऐसा नहीं था कि भाई उन्होंने सलाह दे दी और सबने उनकी बात मान ली, तो उनके विचारों से सभी लोग सहमत नहीं होते थे। नॉट एवरीवन एग्रीड विद हिज व्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए और बी पर विचार करें, सही उत्तर चुनें। तो दो स्टेटमेंट इसमें भी दी हुई हैं। सारे क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट बेस्ड ही मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बात बिल्कुल सही है क्या कि हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित हुआ है। पहले हिंदुस्तान शब्द का मतलब कुछ और निकाला जाता था, अब कुछ और मतलब है। जैसे कि 13वीं शताब्दी की बात करें तो इसका मतलब पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों और गंगा और यमुना के बीच की भूमि से था। मतलब पहले इसका अर्थ थोड़ा सा सीमित था, इस वाले एरिया तक सीमित था इसका हिंदुस्तान शब्द का मतलब। लेकिन 16वीं शताब्दी की बात करें तो इस शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया जाता था। देखो उपमहाद्वीप का मतलब मैंने आपको समझा दिया था मेरी हिस्ट्री की पहली क्लास में, या फिर दूसरी क्लास में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे ना तो उपमहाद्वीप के बारे में नहीं पूछेंगे बार बार कि उपमहाद्वीप का मतलब क्या है, तो उसको जरूर देख लें क्लास को।
तो हिस्ट्री क्लास में भी रेगुलर देखें, जिससे अगर आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो 16वीं शताब्दी में देखो इसका जो हुआ, फिर भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए करने लगे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। तो एक तरह से इसका जो शब्द का अर्थ है ना, वो एक तरह से विस्तृत होता चला गया, विस्तार होता चला गया इसके अर्थ में, जो पहले सीमित था कुछ ही जगह तक। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विकल्प चुनें। तो 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। देखो, जहां भी औपनिवेशिक प्रशासन की बात हो रही है तो मतलब उसका किससे है, ब्रिटिश काल से है। औपनिवेशिक प्रशासन कब था, जब ब्रिटिशर्स का हमारे भारत पर राज्य था। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉलोनियल के बारे में क्या पूछ लिया, औपनिवेशिक क्या पूछ लिया। तो औपनिवेशिक मतलब जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया पर राज कर रहे थे, तो वो एक तरह से औपनिवेशिक प्रशासन कहा जाता है। तो जब भी कुछ पूछा जा रहा है तो वो मतलब समझ लो मॉडर्न हिस्ट्री से है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी ब्रिटिश प्रशासन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखो सबसे करेक्ट जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2, ओनली बी इज ट्रू। तो बाकी सब गलत हैं और बी ही सही है बस। अगर आपने मेरी रेगुलर क्लासेस देखी हैं तो जो पहली स्टेटमेंट है देखो, ये इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग करके दे दिया है। तो ये थोड़ा सा देखो घुमाते फिराते रहते हैं ऑप्शंस को, क्योंकि नए क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, क्योंकि 1 महीने तक एग्जाम्स होते हैं और उसमें इनको 40 क्वेश्चंस डालने पड़ते हैं। तो नए क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे, तो उन्हीं को थोड़ा सा घुमा फिरा करके देते रहते हैं। तो अगर आप प्रीवियस से कर लेते हैं ना तो आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाती है। तो उन्हीं को घुमाते रहते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लो बस, फिर डिफिकल्टी नहीं आएगी क्लियर करने में। तो औपनिवेशिक प्रशासन के लिए आदिवासी लोगों को नियंत्रित करना और उनका प्रशासन करना आसान था, भले ही वे हमेशा चलते रहते हों। तो ये गलत है। अब वे क्योंकि चलते रहते थे, मूवमेंट करते रहते थे, इसीलिए उनको नियंत्रित करना और उनका प्रशासन करना उन पर वो बहुत टफ होता था उन लोगों के लिए। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा है आसान था, आसान नहीं था बल्कि टफ था। तो सेकंड जो है वो गलत, वो सही है हमारी। ब्रिटिश प्रशासन ने राज्य के लिए एक नियमित राजस्व स्रोत स्थापित करने के लिए भूमि बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ये बात बिल्कुल सही है और इसको अभी भी डिटेल में देखने वाले हैं। झूम काश्तकारों को बसाने का ब्रिटिश प्रयास बहुत सफल रहा, तो ये गलत है, क्योंकि ये सफल रहे थे इसमें। जो ये झूम खेती करते रहते थे ना, एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करने जो चल देते थे, ज़्यादातर इसमें आदिवासी समुदाय शामिल था। तो इनको बसाने के लिए क्या रहा था, इनका जो कोशिश थी, जो इनके एफर्ट्स थे वो फेल रहे थे। तो ये गलत है। तो दूसरा जो है बस वही स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा ले लिया है ये भू राजस्व बंदोबस्त जो है, कई नाम है इसके, जमींदारी व्यवस्था कहीं कहते हैं, कहीं स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कई सारे नाम है इसके। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी प्रांतों में लागू किया था, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो मेन जो इसके जो एरियाज़ हैं वो यही स्टेट्स हैं। और स्थायी बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। जमींदारों को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई, तो जो जमींदार थे उनको ही भूमि का मालिक बना दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सूरत जैसी सत्ता के पुराने केंद्रों का पतन और प्रशासन के नए केंद्रों के उद्भव को इस प्रकार वर्णित किया गया है। देखो 19वीं शताब्दी, जब भी मैं शताब्दी की बात करूं तो शताब्दी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से ऊपर। अब जब हम चलेंगे तो ये अब 19वीं में काउंट होगा यहाँ तक। उम्मीद है वो शताब्दी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। 19वीं शताब्दी आप इसको समझते हैं क्योंकि इसमें 19 लिखा है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि 1800 तक 18वीं शताब्दी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो 1800 के बाद एक भी नंबर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी 19वीं शताब्दी है। अब ये 1801 से लेकर के 1900 तक ये पूरी 19वीं शताब्दी हमारी कहलाएगी। तो इसमें देखो कहा गया है क्या कि सूरत जैसे जो सत्ता के पुराने केंद्र थे, काफ़ी पुराने केंद्र थे ये, इनका पतन और जो प्रशासन के नए केंद्र का उद्भव हुआ, नए प्रशासन के जो नए केंद्र ओपन हुए, उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको हम कहेंगे डी अर्बनाइजेशन, डी शहरीकरण कहेंगे हैं हिंदी में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो जो डी अर्बनाइजेशन होता है ना, ये एक तरह से वो चीज़ होती है कि जब आप शहर को छोड़ करके गांव में चले जाएं। एक तो होता है जब हम गांव को छोड़ करके शहर में जाते हैं,
वो तो कहलाता है शहरीकरण, क्योंकि हम गांव छोड़ करके शहर में आ गए हैं तो शहरीकरण हो गया। लेकिन अब शहर छोड़ करके हम गांव में जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डी अर्बनाइजेशन यानी डी शहरीकरण। तो ये कैसे होता है, देखो कोरोना काल को एग्जाम्पल मान करके हम समझते हैं। देखो कोरोना से पहले क्या था कि लोग गाँव से शहर आते थे जॉब के लिए और यहीं पर आकर बस जाते थे शहर में, तो वो हो गया शहरीकरण। अब जब कोरोना आया, कोरोना के आने के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बहुत से काम ठप हो गए थे, तो लोग क्या करने लगे, जो शहर में आए थे गांव से वो वापस गांव में चले गए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है डी अर्बनाइजेशन की। तो ब्रिटिश शासन के दौरान पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह तब तक जीवित नहीं रह सके जब व्यापार का प्रवाह कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे नए केंद्रों में चला गया। तो देखो जब पुराने व्यापारिक केंद्र थे ना, जहाँ पर व्यापार पहले से होता आया था, तो वहाँ पर क्या हुआ, व्यापार ठप हो गया जब नए केंद्र खुल गए व्यापार के, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अब इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि जब स्थानीय शासकों को अंग्रेजों ने पराजित किया, जैसे जो लोकल रूलर्स थे जहाँ पर जो शासन कर रहे थे वहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और वो हार गए और प्रशासन के नए केंद्र उभरे। तो क्षेत्रीय सत्ता के पहले के केंद्र तो ध्वस्त हो गए और नए नगर बस गए, क्योंकि जो पहले के केंद्र थे वो तो हो गए नष्ट, जो लोकल रूलर थे जहाँ पर। अब ब्रिटिश हाथों में जब वो आ गई सत्ता तो फिर नए नगर बसेंगे। तो नगरों का जो ये पतन होता है, नगरों का जो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं डिक्लाइन हो जाता है नगरों का, और क्षय इसको कहते हैं, एक तरह से हम डिके कहते हैं। तो इसको हम विनगरीकरण कहते हैं, हिंदी में कहेंगे विनगरीकरण और इंग्लिश में कहेंगे डी अर्बनाइजेशन। कोरोना के हिसाब से भी मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझा दिया जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो जब शहर से आप गांव की तरफ जाते हैं तो वो कहलाता है क्या, डी अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए, कहाँ पर शुरू करे ये बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये किताब में मैंने देखा भी था अच्छे से, जो ये कलकत्ता है ये सिर्फ उसमें दिया है, पटना नहीं दिया है। तो अब क्योंकि कलकत्ता दिया हुआ है तो कलकत्ता के हिसाब से भी आप ये करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पटना और कोलकाता में इन्होंने स्कूल खोले थे लड़कियों के लिए। तो ये एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये जानती थी कि उर्दू कैसे पढ़ना और लिखना है, और अंग्रेजी और बांग्ला सीखने से इनको रोका गया था। देखो पहले जो लड़कियों की एजुकेशन थी उसको बहुत बड़ी बात माना जाता था, लड़कियों को एजुकेशन का अधिकार नहीं था। तो उसी टाइम की बात हो रही है। तो उसने अपने बड़े भाई और बड़ी बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना भी सीख लिया। तो एक लेखक बन गई वो, और सुल्ताना का स्वप्न नाम से एक कहानी लिखी, और इसमें एक तरह से लेडी लैंड की अवधारणा दी हुई है, कंसेप्ट ऑफ लेडी लैंड है। इसे बुक में पढ़ सकते हैं आप, बुक में दी हुई है ये स्टोरी, पॉलिटी में मिल जाएगी। और 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, तो यही दिया हुआ है कोलकाता। तो कोलकाता के साथ क्योंकि पटना भी दिया हुआ है तो पटना में भी इन्होंने स्कूल खोले थे। तो महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने काम किया था बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कॉलोनियल रूल पर बेस्ड है। औपनिवेशिक शासन के दौरान गिरमिटिया मजदूरों को भारत से बागानों में काम करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में ले जाया गया था। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से बताना है। देखो ऑप्शंस में वैसे तो कई सारे देशों में ले जाया गया था, लेकिन ऑप्शन में वो सिर्फ एक ही कंट्री शामिल है, तो वो आपको पहचानना है। देखो अगर आप बात करेंगे ना उस टाइम की, औपनिवेशिक काल की, तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए थे भारतीयों पर। बहुत सी स्टोरीज तो हमें पता भी नहीं है, हमें तो सिर्फ मोटी मोटी कहानियाँ पता है जो बुक में हमें मिलती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए थे, बहुत बुरी दशा हमारे देश की इन्होंने कर दी थी। तो इसमें अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, त्रिनिदाद। त्रिनिदाद जो कंट्री है इसमें ले जाया गया था। तो ये ऑप्शंस में दिए हुए हैं, बाकी थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखो बात करें ब्रिटिश उपनिवेश की, ब्रिटिश जो कॉलोनीज थी इनमें फसलों की खेती होती थी। तो कई सारी फसलें होती थी जो इनकी पैदावार करते थे ये, तो इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती थी इनको, तो लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। अब वहाँ की जो लेबर थी, देशी श्रमिकों की कमी थी इनके यहाँ पर, जो इनके देश के लोग थे वो श्रमिकों का काम नहीं करते थे, लेबर का काम नहीं करते थे, या फिर हम कहें कि उच्च लागत लगती थी, ज़्यादा पैसे लेते थे यूरोपीय श्रमिक। तो भारतीयों की ऊंची मांग थी। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जनता थी जो कि कम पैसों में भी काम करने को तैयार थी, और मिल भी जाते थे क्योंकि यहाँ पर इनका राज था,
तो ये इनको आसानी से लेबर अरेंज हो जाती थी। तो इसके अलावा जो खेती का काम था उसके लिए तो लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा जो सुरक्षा का काम था, इनका सिक्योरिटी का जो काम था, उसके लिए भी इनको लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी, पर्यवेक्षकों की ज़रूरत पड़ती थी। पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइज़र, जैसे किसी काम की देखरेख करने के लिए किसी को छोड़ देते हैं, सुपरवाइज़र, सुपरविज़न करने के लिए। तो अधिकांश भारतीय गिरमिटिया, जो ये मजदूर, गिरमिटिया मजदूर जो होते थे, ये भारत के कुछ हिस्सों से ले जाते थे। ये हिस्से कौन से थे? हो सकता है नेक्स्ट में ये पूछ लिया जाए कि कौन से हिस्सों से ले जाते थे। तो ये होता था पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्ट वाला जो उत्तर प्रदेश है, बिहार के जो वर्तमान के क्षेत्र हैं, और तमिलनाडु के शुष्क जिलों से आते थे। तमिलनाडु के जो सूखे जिले हैं, मतलब जहाँ पर बारिश नहीं होती है, वहाँ पर क्योंकि काम की कमी रहती होगी, तो वहाँ से इनको लोग मिल जाते थे। तो ये कुछ मेन क्षेत्र थे जहाँ से इनको ये लोग मिल जाते थे, श्रमिक मिल जाते थे भारत से। और जाते कहाँ थे ये जो श्रमिक थे, ये कहाँ पर पहुँचाते थे इनको? ब्रिटिश ने लगभग 20 लाख भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को फिजी, मॉरिशस, सिलोन, त्रिनिदाद, गुयाना, मलेशिया, युगांडा, केन्या और दक्षिण अफ्रीका सहित 19 उपनिवेशों में पहुंचाया था। तो ये देखो कंट्रीज के नाम ध्यान रखेंगे, इसमें से हमें सिर्फ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? त्रिनिदाद, बाकी के नहीं दिए हुए हैं। हो सकता है नेक्स्ट में इनसे क्वेश्चन आ जाए। तो एक तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि कौन से भारत के इलाकों से ले जाए गए थे और कौन से देशों में ले जाए गए थे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बस। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरे डेली लेक्चर्स के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।